हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मशहूर कवि, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के जो कि एक कद्दावर नेता भी माने जाते हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास जी। कुमार विश्वास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है समाचार 20। जी धन्यवाद आपको। सबसे पहला सवाल हम आपसे कर लेते हैं, जो कि राजनीति से प्रेरित नहीं है। आप एक कवि हैं और आप एक कॉमेडियन भी कहलाते हैं। दोनों चीजों को आप कैसे पिरो के रख पाते हैं दोनों? दरअसल जो मंच पर पढ़ी जाने वाली कविता है, उसकी सबसे बड़ी मजबूरी ये होती है कि वो अपनी रसमयता से जनता को बांधे रखे। अच्छा, कविता एक ऐसा विषय है जिसमें समझना, जिसे आत्मसात करना बड़ा लंबा प्रोसेस है। और मेरी जो प्रस्तुति होती है वो लगभग 1.5 से 2 घंटे की होती हैं। एक पूरा शो होता है किसी कॉलेज में या किसी दूसरी जगह पर, वहां 1.5 से 2 घंटे जनता को आपसे संवाद में लगाए रखने के लिए कुछ बीच में परिहास आवश्यक है। तो उसके 2 तरीके हैं कि या तो ये जो लाफ्टर वाले, जो ब्लो द बेल्ट परिहास हैं, जो उपहास है, इनमें आप इन्वॉल्व होते, वो मेरा काम नहीं है। दूसरा तरीका है कि आप हिंदी कवि सम्मेलन के पारंपरिक कवियों की तरह चुटकुले सुनाएं, मुझे वो भी पसंद नहीं था। तो मैंने एक तीसरा तरीका निकाला कि उसी जगह उपस्थित चीजों से, जो पीछे बैनर है, मुख्य अतिथि हैं, मुझसे पहले जो बोला है, आते जाते लोग हैं, वो शहर है, वो गांव है, वो कस्बा है, उससे जोड़कर कुछ चीजें आनंदवर्धक की जाएं, कुछ चीजें ऐसी की जाए जिससे लोगों के चेहरे पे स्मित आए, मुस्कान आए, और वो उसमें सफलता। सर, देखा यह जाता है कि आपकी कविता हो चाहे आपके जो भी जोक्स हों, उसमें आप कांग्रेस की ही खिंचाई करते ज्यादातर दिखाई देते हैं। कांग्रेस से आपकी खासा नाराजगी भी दिखाई देती है। अगर आप आम आदमी पार्टी से जुड़ने की बात करें, उससे पहले भी आपको कई सालों से देखा गया, तब भी आप कांग्रेस से नाराज दिखते थे। इसके पीछे का सबसे बेसिक रीजन क्या? आखिर एक पार्टी से इतना नाराजगी? मुझे लगता है कि ये मीडिया परसेप्शन हो सकता है आपका, क्योंकि अगर आप पुराने वीडियोस देखें तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और अटल जी के अनिर्णय को लेकर देश में बहुत गुस्सा था कि वो निर्णय नहीं लेते हैं, देश में कुछ भी होता रहता है। हालांकि तुलनात्मक दृष्टि से अब अटल जी की सरकार अच्छी लगती है, क्योंकि अगली जो सरकार आई वो इतनी निकृष्ट आई कि अब उनकी सरकार अच्छी लगती है। लेकिन कंधार में विमान अपहरण हो, या पाकिस्तान का आंखें दिखाना हो, या मुशर्रफ को अतिरिक्त माइलेज देना हो, या कंधार में आतंकवादी छोड़ कर आना हो, इन सारे निर्णयों पर जितना ज्यादा परिहास अटल जी और उनकी सरकार का उस वक्त मैंने किया था, और बाकायदा उसके पूरे पूरे जुमले आधा घंटे के हुआ करते थे, मुझे लगता है वो ज्यादा थे। कांग्रेस चूंकि 9 साल से सत्ता में है और हमारी प्रमुख लड़ाई लोकपाल की मांग की उसको ही लेकर थी, इसलिए कवि सम्मेलनों में या जनरली प्रस्तुतियों में कांग्रेस के ही नेताओं के कुकर्मों पर टिप्पणियां हो जाती थी। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर भारतीय जनता पार्टी के भी पास आजकल बहुत विषय हैं, उनके पास गडकरी हैं, उनके पास निशंक हैं, उनके पास येदुरप्पा हैं, उनके पास बंगारू हैं, उनके पास कुशवाहा है, तो कभी उन्होंने भी नहीं छोड़ रखी, अच्छा काम कर रखा उन्होंने भी। चलिए सर, आपकी बात को अगर मान भी लिया जाए, दोनों ही पार्टियों की, भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, दोनों राजनीति से प्रेरित हैं और एक स्वाभाविक सी बात है, दोनों मुद्दों को भुनाने की भी कोशिश करते हैं। प्रेजेंट की बात की जाए, एक समय था सर जब आप लोग अन्ना हजारे के साथ जुड़े हुए थे, तब एक आम जनता को और भारत की जनता को लगा कि एक नई उम्मीद है, एक नया कुछ व्यवस्था बदलाव होगा, लोकपाल का मुद्दा अहम था। लेकिन आज हम अगर आपकी बात करें, आपकी पार्टी की बात करें, तो उसके लिए जो मुद्दा है वो दिल्ली की सीट हो गया, एक दिल्ली की विधानसभा चुनाव हो गया। आखिर आप इतना क्यों सिकुड़ गए? नहीं, हम सिकुड़ने गए। देखिए, हमने तो मांगा कि कानून बना दीजिए, तो सारी पार्टियां मिल गईं। जंतर मंतर पर आकर झूठ बोल गए अरुण जेटली कि कॉमा फुल स्टॉप तो बता नहीं सकता, वरना कानून ऐसा ही बनेगा जैसा आप चाहते हैं। लेकिन अंदर जाकर बोले कि अगर राज्यों में लोकायुक्त बनाएंगे तो राज्यों के ऊपर ये तो हमला है। सुषमा स्वराज जी भी ऐसा ही बोलने लगी। कांग्रेस ने तो हद ही कर दी। लालू यादव बोले कि दरोगा है, हम सबको पकड़ लेगा। मुलायम सिंह बोले कि फांसी लगा देंगे, तो फांसी घर बनाया जा रहा है। और वो शरद यादव बोले कि कौन होता है लोकपाल, अमरपाल, सोमपाल। तो लगा, पूरे देश को लगा ये तो बदतमीजी है, तो मजाक उड़ा दिया आपने। जनता की बात को आप स्वीकार ही नहीं करते। करोड़ों लोग सड़क पर आए, पूरा देश सड़क पर उतर आया। देश के इतिहास में पहली बार किसी कानून को लेकर इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन उसका कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। तो फिर लगा कि अब क्या किया जाए। तो आपने देखा होगा कि आपके चैनल्स पे, बहस पे हर बार ये कहते थे 2 साल में कि देखो भैया, कानून तो संसद में बनेगा, ज्यादा मन करता है तो संसद में चुनाव लड़के आ जाओ, पार्लियामेंट में आ जाओ। तो हमने कहा ठीक है, फिर हम आम आदमी को चुनेंगे, सड़क से उठाएंगे, उसको टिकट देंगे, उसको तैयार करेंगे, अन्यथा हमारे सारे विधायक इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने लिखित इस्तीफे पहले ही दे दिए अपने। कुमार विश्वास जी, एक अहम सवाल और उठता है कि आपने जैसा कि कहा कि लोकपाल की आप बात कर रहे हैं, तमाम बातें को आप उठा भी रहे हैं, साथ ही साथ एक बात अहम है, अगर हम अरविंद केजरीवाल जो कि आपकी पार्टी के अध्यक्ष भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया। जो दिल्ली में जो लाइट कट गई थी, जो बिल जमा नहीं हुए थे, उन्होंने दारों को जोड़ा। तो आपको नहीं लगता कानून को हाथ में लेना कुछ हद तक इलीगल है? ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं है। पूज्य महात्मा गांधी ने रास्ता दिखाया है। नमक हमारा नैसर्गिक अधिकार था, लेकिन अंग्रेज कहते थे कि आप नमक नहीं बना सकते, अंग्रेज जिस कंपनी को कहेंगे वही बनाएगा।
तो बापू गए दांडी में उठे, उन्होंने नमक बनाया, बोले मैंने बनाया, तोड़ो मुझे। आप 1 लाख रुपए का बिल दे देंगे महीने का एक ऐसे आदमी को जिसकी तनख्वाह पूरी 7,000 रुपए है, और बिल देखकर उसे हृदय गति आ गई। किराड़ी में हुआ कि आदमी बेहोश होकर नीचे गिर गया, उसको हार्ट अटैक हो गया, तब भी वो मीटर उखाड़ कर ले गए और वो आदमी आखिर में मर गया। यानी कि आप अंबानी, अडानी को, टाटा को लूट का पैसा साझा करने के लिए दलाली खाकर शीला दीक्षित किसी आदमी की मृत्यु करा देंगी, हत्या कर देंगी, और उसके बाद अगर अरविंद केजरीवाल उसका वो जोड़ाएंगे तो गैर कानूनी हो गए। इस देश को तय करना पड़ेगा कि कानून क्या है, गैर कानून क्या है। बिजली मेरी है, पानी मेरा है, हवा मेरी है। उसी पानी को अगर हवा के मीटर से शीला दीक्षित बेचेगी तो ऐसे कानून को 100 बार तोड़ेंगे। हमने तोड़ा, उसके बाद हम कोर्ट गए, कोर्ट में हमने ये तो नहीं कहा कि हमें जमानत दे दो। वकील तो हमारे पास प्रशांत भूषण भी थे, सोमनाथ भारती भी थे, शांति भूषण भी थे। हमने जज से कहा कि आप हमें गिरफ्तार करिए, जेल भेज दीजिए हमें, जैसे बापू को भेजा था हमें भेज दीजिए। उस आदमी के लिए हमने नहीं कहा, हमने कहा इसका कोई अपराध नहीं है, इसने हमें बुलाया, इसने बस कहा जी मेरे यहाँ आओगे, हम जोड़ के आए हैं, अगर इसके बदले में हमें आप तिहाड़ भेजते हो, मृत्युदंड देते हो तो दे दीजिए। तो औकात है इस देश की सरकार की तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करे, नहीं तो अगर लूटने का काम करेगी जनता को तो हम इसी तरह रोज कानून तोड़ेंगे। कुमार विश्वास जी, एक आपसे एक सवाल और किया जा सकता है, क्योंकि आप एक राइट हैंड माने जाते हैं अरविंद केजरीवाल जी के, आपकी अहम भूमिका भी रहती है इस पार्टी के अंदर। जो दिल्ली में चुनाव होने जा रहे हैं उसमें कई सर्वेज निकल गया, उसको आप नहीं झुटला सकते, उसमें बीजेपी की कुछ सीटें आ रही हैं, कांग्रेस की भी सीटें आ रही हैं और आपकी भी सीटें आ रही हैं, सरकार किसी की बनती नहीं दिखाई दे रही। तो भविष्य में ऐसी हम आकलन कर सकते हैं कि आप भाजपा या कांग्रेस के साथ किसी एक का दामन थाम सकते हैं सरकार बनाने के लिए, सरकार किसी की बनती दिखाई नहीं देती। देखिए, ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी आप लोग सर्वे कर रहे थे, आपको पता ही नहीं था कि 225 समाजवादी पार्टी की आ रही। आप 160 पे टिकाए हुए थे, 145 पे बसपा को टिकाए हुए थे। तो अंडर करंट मीडिया एक्सेस नहीं कर पाता, क्योंकि मीडिया के कैमरे के आगे लोग बोलते नहीं है, सर्वे में भी नहीं बोल पाते हैं। अब आप एक सीट पर 200 लोगों का सर्वे करके अगर सीट के 1.5 लाख लोगों का मन टटोल लें तो मुझे नहीं लगता कि चावल आपने ठीक उठा लिया। लेकिन उसके बाद भी अगर ऐसा होगा तो हमारे तो 4-5 वादे हैं। हमारा वादा यह है कि लाल बत्ती नहीं लेगा हमारा विधायक मंत्री, हमारा वादा यह है कि आधी तनख्वाह लेगा, हमारा वादा यह है कि वो घर उसके पास दिल्ली में दूसरा घर नहीं लेगा, हमारा वादा है कि सुरक्षा नहीं लेगा, हमारा वादा है कि 1 महीने में जन लोकपाल, राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल और स्वराज, ये 4 कानून दिल्ली में पास कर देंगे। ये दोनों जो चाहे अपना रामलाल मुख्यमंत्री बना ले, चाहे श्यामलाल मुख्यमंत्री बना ले, 15 दिन के अंदर हमारे कानून पास करके दे दे, हमारा समर्थन ले ले, हमें मंत्री बनना ही नहीं। सर, एक बात और आपसे पूछ सकते हैं कि जैसे कि आंदोलन चला दिल्ली रेप केस को लेकर के, उसमें आप भी शामिल हुए, विद्यार्थी परिषद भी शामिल हुआ, NSUI भी शामिल हुआ, तो क्या आप ये मानते हैं ये जो स्टूडेंट विंग है, विद्यार्थी परिषद हो गया, NSUI हो, तमाम स्टूडेंट्स विंग है, ये भी उन लोगों से प्रेरित हैं और ये लोग भी अच्छा नहीं कर सकते? क्या आप इनको जोड़ने के लिए कोई नई मुहिम चलाएंगे अपने साथ? नहीं, बहुत सारे युवा आ रहे हैं। देखिए, विद्यार्थी परिषद, NSUI छात्रों के संगठन है, लेकिन ये अपने अपने पॉलिटिकल पार्टीज के आकाओं द्वारा ट्रीट होते हैं। जैसे विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली में आंदोलन किया, लेकिन विद्यार्थी परिषद ने मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ आंदोलन नहीं किया, जिसने कहा कि बाहर रावण बैठा, लड़कियां निकलती हैं। विद्यार्थी परिषद ने पूज्य मोहन भागवत के खिलाफ तो नहीं किया, जिन्होंने कहा कि इंडिया बनाओगे। मध्य प्रदेश में तो उन्होंने आंदोलन किया था, अभी कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ नहीं किया ना, महिलाओं के खिलाफ कोई और था, सरकार तो वहां भाजपा की थी। नहीं, वो किया गवर्नर के खिलाफ। इसका मतलब आपके पास अपुष्ट खबरें हैं, गवर्नर कांग्रेस से आता है, गवर्नर सरकार से आता है। एक औकात नहीं है विद्यार्थी परिषद की अपनी सरकार के मंत्री या विधायक के खिलाफ कर दे, क्योंकि वहां जो झड़प हुई वो तो पुलिस प्रशासन से हुई ना। तो इसलिए हुई क्योंकि पुलिस तो वहां करेगी। जब आप राज्यपाल का दरवाजा तोड़ेंगे तो कल को पूछेगी कि अराजकता कैसे हो गई, तो पुलिस से झड़प करनी पड़ी। राज्यपाल के खिलाफ करा, क्योंकि राज्यपाल कांग्रेस का है। विद्यार्थी परिषद जिस दिन अपने मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार और मुख्यमंत्री के मंत्रियों के, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम, जितने भी मुख्यमंत्री वहां पर भ्रष्ट हैं, उनके खिलाफ अगर आंदोलन करके बता दे तो हम बता दें। NSUI जिस दिन राहुल गांधी की बदतमीजियों के खिलाफ एक प्रदर्शन करके दिखा दे, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ NSUI का एक कार्यकर्ता बोल के दिखा दे और NSUI में रह के दिखा दे, मैं चुनौती देता हूं करके दिखा दे, तो ये अपने अपने आकाओं के हाथों की कठपुतलियां हैं और इनमें इन्वेस्टमेंट के लिए जाता है। NSUI का एक लड़का दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ने के लिए लगभग 50 लाख रुपए खर्च करता है। वो क्यों खर्च करता है? वो इसलिए खर्च करता है कि वो आने वाले कल में नकुल भारद्वाज बन सके, वो आने वाले कल में अनिल चौधरी बन सके, वो आने वाले कल में अलका लांबा बन सके। और वो पार्लियामेंट और विधानसभा में तो इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस है। पिताजी ने कहा अच्छा बेटा अब तो कुछ नहीं कर पा रहा, पढ़ लिख ठीक नहीं पा रहा है, 50 लाख रुपए लगा के तुझे इलेक्शन लड़ाता हूं, पोस्टर लगा। कैसे लग जाता है पोस्टर? इतना पोस्टर, इतना बैनर दिल्ली में कैसा लग जाता है NSUI और विद्यार्थी परिषद के कैंडिडेट का? पैसा कहां से आता है? जो लड़का बिहार समस्तीपुर से BA करने आया है ऑनर्स में, उसकी जेब में इतना पैसा है कि 5,000 रुपए दे देगा। तो ये विद्यार्थी परिषद ज्ञान चरित्र एकता से शुरू हुआ था, अच्छा संगठन था, संघ ने इसको ठीक खड़ा करा था, लेकिन भाजपाइयों ने इसे अपनी कठपुतली बना दिया। और संघ आपकी नजरों में अच्छा है? भाजपा निश्चित रूप से संघ की अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि से आप असहमत हो सकते हैं। संघ का जो हिंदुत्व का एजेंडा है उससे आप विराट भारतीयता में असहमत हो सकते हैं। इसी से एक सवाल ले लेते
लेते हैं, जो अन्ना हजारे जी का आंदोलन था उसमें एक बात निकल करके आई कि वहां पर जो खाना डिस्ट्रीब्यूट किया गया लगातार जो आरएसएस और संघ के लोग लगे हुए थे, लेकिन आप लोगों ने बाद में उनको भी नकार दिया। आपने कहा नहीं वो लोग नहीं थे, हम लोगों को किसी का समर्थन नहीं चाहिए, तो वो लोग भी आपसे अलग हो गए। ऐसा क्यों हुआ? नहीं, हमसे इसलिए अलग नहीं हुए। देखिए क्या है, वहां आरएसएस के लोग थे, वहां कांग्रेस के लोग भी थे। मैं ऐसे बहुत लोग जानता हूं जो कांग्रेस सेवा दल में काम करते थे। वहां आशीष रविशंकर के लोग थे, वहां अलग अलग संगठनों से लोग आए थे। और खाना केवल संघ वाले नहीं बांट रहे थे, वहां तो बहुत लोग खाना बांट रहे थे। 1.5-2 लाख आदमी हर समय रहता था, उसका भोजन हमने तो, हमारे पास 1 रुपया नहीं था, लोगों ने दिया। लेकिन जब तक ये आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ था, जब तक भाजपा और संघ को यह लग रहा था कि हमने तो कुछ उत्ती के बजाय नहीं, हम तो 9 साल छोटा माल मोटा माल में रहे, अजय संचेती को खिलाते रहे, रंजन भट्टाचार्य पर कांग्रेस नहीं बोली, अटल बिहारी वाजपेयी के दामाद पर हम रॉबर्ट वाड्रा पर नहीं बोलेंगे, तब तक तो आरएसएस भाजपा खुश रहे। पर जब हमने उनसे कहा कि ठीक है भैया, सदन में हमारी लड़ाई तो लड़ो, जनता की बात तो कहो, लोकायुक्त तो बना दो, और नहीं बनाओगे तो हम पार्टी बनाएंगे, तो दोनों को लग गया अब ये क्या हो रहा है। यानी कि जब तक आंदोलन सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ था, तब तक हम भाजपा के एजेंट थे, संघ के एजेंट थे। आज जब आंदोलन हर भ्रष्टाचारी के खिलाफ है, तो अब हम कांग्रेस के एजेंट है, कांग्रेस की बी टीम है। तो इन दोनों को, जबकि रॉबर्ट वाड्रा हो, सलमान खुर्शीद हो, 2G हो, जितने घोटाले पिछले 3 साल में खोले वो हमने खोले, मुख्य विपक्ष हम है। और आज भाजपा कहता है हम कांग्रेस की बी टीम है। अगर हम कांग्रेस की बी टीम है तो हमारी औकात होती कि हम सोनिया गांधी के दामाद के गिरहमान पे हाथ डाल के कहते कि चोरी कैसे की। आपकी हिम्मत क्यों नहीं हुई? क्योंकि दिग्विजय सिंह साफ कहता है कि आपकी हिम्मत इसलिए नहीं हुई है कि रंजन भट्टाचार्य के कुकर्मों पर पर्दा कांग्रेस ने अटल बिहारी वाजपेयी और सुषमा स्वराज के कहने पर डाला सोनिया गांधी से मिलने के बाद। तो हाँ, हमने आपके जीजाजी बचाए, आप हमारे जीजाजी। यानी कि दोनों पार्टियों में तालमेल 100%। इनका झंडा अलग अलग है, डंडा इनका एक। अगर तालमेल होता तो बंगारू लक्ष्मण जेल क्यों जाते? नहीं, वो तो इसलिए नहीं, तालमेल इतना ही है इनका कि आप अब लूट लो, हम अब लूट लेंगे। आप सबने देखा राज्यसभा में, चलती राज्यसभा में राजीव शुक्ला ने सभापति के कान में कहा मैं विपक्ष की ओर से हल्ला मचवाऊंगा, अभी आप बंद कर देना। तो क्या संसदीय कार्य मंत्री की औकात है कि बीजेपी से हल्ला मचवा ले? इसका मतलब वो तय करके आया वेल में जाके, पहले कहीं 0 आवर में बात करके आए कि भाई तुम हल्ला मचाना और मैं बंद करवा दूंगा सदन। जी, इतनी राजनीतिक पार्टियां हैं, इतने राजनीतिक लोग हैं, तमाम नेता हैं जो कि आजादी के समय से भी कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं। क्या आपको इनमें से कोई भी पसंद नहीं आता? कभी आप किसी की तारीफ करते दिखाई नहीं देते? बहुत सारे लोग हैं इनमें, बहुत अच्छे हैं। नहीं, तो आपने कभी अपने मंच से ऐसे लोगों का नाम लिया? कभी कई बार नाम लिया, हमें आश्चर्य होता है। हमको समाजवादी पार्टी में मोहन सिंह को देख के आश्चर्य होता है, हमको समाजवादी पार्टी में उदय प्रताप जी को देख के आश्चर्य होता है। बहुजन समाज पार्टी में मैं ऐसे के साथियों को जानता हूं जो बेहद ईमानदार है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी में मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बेहद ईमानदार हैं। नहीं, आप देखिए, इस तरह तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन काफी अच्छे लोग हैं, लेकिन वह घुटन महसूस करते हैं। मैंने शत्रुघ्न सिन्हा को देखा कि उन्होंने पार्टी के लिए अपना, आज जो सेलिब्रिटी स्टार बने फिरते हैं, पहले स्टार थे वो स्टार प्रचारक, उन्होंने लाखों किलोमीटर की यात्रा की है। और आज अगर उन्होंने हल्की असहमति जताई है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के पेट ट्रॉल्स जो हैं, उनकी बेटी के प्रोफेशनल फोटो छाप रहे हैं कि अपनी बेटी संभलती नहीं है, आप पार्टी कैसे संभालेंगे? तो उसमें भी लोग हैं। लेकिन क्या है, हाईकमान की जो एक घुटन है वो बड़ी खराब है। आम आदमी पार्टी का यही सौंदर्य है कि यहां कोई हाईकमान नहीं है, क्योंकि आपको शायद पूरी सूचना नहीं है। अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय के पार्टी अध्यक्ष नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। हमारे यहाँ कोई अध्यक्ष का पद ही नहीं है। हमारे यहाँ एक एग्जीक्यूटिव है, उसमें संयोजक पार्टी है तो अध्यक्ष होना डेफिनेटली नहीं है। आप पढ़िए ना, संविधान पढ़िए, वेबसाइट पढ़िए, अकेली पार्टी है जिसमें अध्यक्ष नहीं है, ना महामंत्री है, ना संयोजक है। हमने कहा भाई 2 बातों की जरूरत पड़ेगी। एक तो संयोजक की जरूरत पड़ेगी लोगों से बात करने के लिए, तो अरविंद आप संयोजक हो जाइए। फिर हमने कहा मीडिया से बात करने की जरूरत पड़ेगी, तो मीडिया में हमने कुछ लोगों से कहा कि आप स्पोक पर्सन हो जाइए, उनमें मैं नहीं हूं, स्पोक पर्सन तक मैं नहीं हूं, कुछ और मित्र साथी हमारे। सर, अन्ना हजारे को आप अपने साथ लाने के लिए क्या तैयारियां कर रहे हैं? क्या वो आपके साथ आएंगे इन चुनावों में, अगर आप दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे? साथ लाने का तो सवाल जब होता है जब वो हमारे साथ ना हो। उन्होंने साफ, फिलहाल आपके बैनर के साथ और आपके साथ वो नहीं दिखाई दे रहे कहीं भी। ये तो उन्होंने सबके सामने कहा। अभी अरविंद के अनशन में जो आखिरी बार वो दिल्ली में दिखाई दिए हैं, उसमें उन्होंने साफ कहा कि अरविंद का और हमारा रास्ता एक है, मैं सड़क से लड़ाई करूंगा और ये सदन से लड़ाई करेंगे। उन्होंने कहा रास्ते अलग है, मंजिल एक है। हाँ, तो उन्होंने कहा रास्ता मंजिल एक है, और ये कहा कि अरविंद किसके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है कि जहां एजेंडा सेट है वहां यही देखना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अन्ना हजारे हो, अरविंद केजरीवाल हो, कुमार विश्वास हो, ये तीनों खूब आपस में सिर फोड़ लें। लोकपाल बन गया क्या? रॉबर्ट वाड्रा ने भ्रष्टाचार बंद कर दिया क्या? सलमान खुर्शीद ने बैसाखी खानी बंद कर दी क्या? उत्तर प्रदेश में अखिलेश के पट्टों ने उत्तर प्रदेश लूटना बंद कर दिया क्या? आजम खान का अहंकार बंद हो गया क्या? विश्व हिंदू परिषद और भाजपा की हिंदू धर्म के नाम पर नौटंकी बंद हो गई क्या? परिक्रमा कोसी के नाम पर जो वो कर रहे हैं वो बंद हो गया क्या? उन्होंने पूछा कि लोकायुक्त गुजरात में ऐसा क्यों बना, पुरुषोत्तम सिंह सोलंकी गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा, राघव जी 83 साल की उम्र में इस कुकर में कैसे शामिल थे, उमा भारती आशाराम को कैसे चिट दे रही है, एक 17 साल की बच्ची के साथ नहीं खड़ी हुई, बंद हो गया क्या? तो मुद्दा अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास नहीं है। मुद्दा है इस देश में इन सारी पार्टियों की सामूहिक लूट। अगर ये नहीं मानेंगे तो देश के 250 जिलों में जो नक्सलवाद हावी है वो पूरे देश में हावी होगा।
चलिए सर, आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया, नक्सलवाद की आप बात कर रहे हैं। आज अगर हम बात करें तो अपने देश की सुरक्षा की, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन, दोनों तरफ से लगातार धोखे पर धोखे दिए जा रहे हैं। हमारे 5 सैनिक मारे गए, उससे पहले भी 2 सैनिक मारे गए, और चाइना की तरफ से घुसपैठ हो रही है। तो आपको नहीं लगता जो विदेश नीति है जो हमारे देश की जो वाकई में होनी चाहिए, उसको कहीं हम लोग डगमगा रहे हैं, कहीं हम लोग अपना जो बाहर जाकर के अपना एक अस्तित्व नहीं दिखा पा रहे? हिंदुस्तान आखिर में है क्या? देखिए, आप अपने चैनल की रिसर्च टीम को लगाइए और एनडीए और यूपीए की विदेश नीति, अर्थनीति, इन दोनों के कागज पढ़िए। दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों एक जैसी हैं। अमेरिका पे यही स्टैंड है। कारगिल में जीते थे ना? कारगिल में कौन जीते? कारगिल में जीत क्या होती है? आप मेरे घर में घुस आए, आपने मेरे घर के लोग मार दिए, उसके बाद मैं आपसे लड़ता रहा, फिर एक तीसरा पक्ष बीच में आ गया, अमेरिका बीच में आ गया, यूनाइटेड नेशंस आ गया, फिर आपने कहा कि अब मैं थक गया हूं, बहुत ज्यादा लड़ा था, बहुत लोग मारे मैंने, अब मैं 5 दिन बाद जाऊंगा। 6 दिन बाद आप घर से बाहर निकले, मैं घर में नाचने लगा, विजय दिवस हो गया। कारगिल मेरा घर था, उसमें पाकिस्तान की सेना घुस आई। पहले तो घुस कैसे आई, औकात कैसे हुई एक सीमा वालों की। उसके बाद जब घुस आई तब आपने लड़े, लड़के मरवा दिया आपने नीचे से। आप एयरफोर्स नहीं लगाएंगे, आप चूंकि एयरफोर्स घूम के आती है 1 किलोमीटर, आप लड़के मरवा देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने कहा नहीं हम एयरफोर्स नहीं लगाएंगे। अरे वो आपको मार रहा है, आप एयरफोर्स नहीं लगा रहे, आप वेट कर रहे हैं अमेरिका की। उसके बाद आपने एयरफोर्स नहीं लगाई, आपने जवान पट्टे मरवाए इस देश के। बाद में चक्र देते रहे, उनकी विधवाओं को 2-10 लाख रुपए देते रहे। ये कहना कुछ हद तक गलत हुआ कि मरवाए। सर वो तो वहां लड़ाई हुई। नहीं, आपने नीचे से मरवाए। आप सामरिक ज्ञान रखिए, नीचे से लड़के चढ़े हिंदुस्तान के वीर बेटे। वो ऊपर बैठा हुआ था, पत्थर मारता तो बच्चे मरते, और हमारे लड़कों ने अपनी कुर्बानियां दी और उसके बाद चोटियों पर कब्जा पाया अभूतपूर्व तरीके से युद्ध करके। पर आपने एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं करा। क्यों? नहीं, पाकिस्तान से युद्ध की घोषणा हो जाएगी तो क्या हो गया, पाकिस्तान आप पर युद्ध थोप रहा है, आप करिए। उसके बाद जब वो निकल गए, 6 दिन बाद गए थे, आपको याद हो, 6 दिन तक तो उन्होंने कहा अभी नहीं जा रहे हैं, बैठे हैं अभी तो हम, जब शांति हो गई थी, सीज फायर हो गया। सर जनरल थे, वो भी विदेश यात्रा पे थे। तो उसके बाद 6 दिन बाद वो चले गए, फिर आप नाचने लगे, विजय दिवस हो गया। अच्छा चलिए, आप लड़वाए किसने थे, ये हुआ किसने था, ये किसने कराया था? परवेज मुशर्रफ ने। उसी का तो प्लान था। 7 महीने बाद अचानक न किसी ने पीले चावल भेजे, न किसी ने आपसे कहा, अचानक आपने उसे आगरा बुलाया और आप नाचने लगे, मिस्टर प्रेसिडेंट, मिस्टर प्रेसिडेंट। आपका सारा मीडिया उसको मिस्टर प्रेसिडेंट बोलने लगा। जिस आदमी ने चुनाव का मुंह नहीं देखा वो मिस्टर प्रेसिडेंट हो गया। उससे पूछा नहीं कि तू जनरल है, तू तो तानाशाह कब्जा लेके आया है। आप उसे गांधी की समाधि पे भी ले गए, उसके कुत्ते भी गए गांधी की समाधि पे, के मार तो नहीं रहे हैं, और आप कह रहे हैं विजय दिवस हो गया। तो भैया ये विजय दिवस भाजपाइयों को मुबारक, और ये शौर्य और पराक्रम कांग्रेसियों को मुबारक। इस देश की अस्मिता का यह हाल करके रख दिया है, क्योंकि ये नेता भूल गए हैं कि अहिंसक होने नपुंसक होने में अंतर है। ये सरकारें नपुंसक है, अहिंसक नहीं है। अहिंसक सरकार इंदिरा गांधी की होती थी, अहिंसक सरकार लाल बहादुर शास्त्री की होती थी। सर आपने काफी गंभीर आरोप लगा दिए। एक सवाल और आपसे करते हैं, जो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है उसको आप भी नहीं जुटला सकते, क्योंकि आप भी जानते हैं तमाम जो सर्वेज आ रहे हैं वो इतना झूठ नहीं बोल सकते। लोकप्रियता है, साथ ही साथ जो गुजरात में विकास हुआ है इसको आप किस तरीके से जुटला सकते हैं? वो व्यक्ति प्रधानमंत्री क्यों ना बने? निश्चित रूप से 125 करोड़ में किसी को बनना चाहिए, सबका दावा होना चाहिए, नरेंद्र भाई का भी दावा होना चाहिए। जो विकास वो प्रस्तुत कर रहे हैं उस विकास के कार्ड पर अगर जनता सहमत हो तो उन्हें वोट दे देनी चाहिए, अगर असहमत हो तो नहीं देनी चाहिए। जो लोकप्रियता उनकी दिखाई जा रही है, जो इंटरनेट मीडिया में दिखाई जा रही है, सड़क पे दिखाई जा रही है, निश्चित रूप से दरअसल ये बौने कद का वक्त है। कांग्रेस के पास एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसे चौराहे पर खड़ा कर दो तो 5000 आदमी आ जाए। भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी के अलावा ऐसा कोई नेता नहीं है। मैं विनम्रता के साथ कह रहा हूं, अडवाणी जी तक की सभा अभी पीछे हुई थी, यात्रा हुई थी, 500 आदमी जुटाने के लिए विधायकों को पसीने आ गए थे वहां पर कि कैसे 500 आदमी अडवाणी जी के सामने लेकर खड़ा करते, क्योंकि आपने कद खो दिया, आपने क्रेडिबिलिटी खो दी। उत्तर प्रदेश में मुझे याद है, मैं छोटा था, कल्याण सिंह की सभा होती थी, 50,000 आदमी आके खड़ा हो जाता था। पर वही कल्याण सिंह जब भारतीय जनता पार्टी के कमल को कुसुम बनाने में लग गए, जब वो सपा में चले गए और फिरोजाबाद में खड़े होकर कहने लगे कि टोपी पहन के कि मुसलमान भाइयों मुझसे बड़ा अपराध हुआ, मैंने वो मस्जिद गिराई, अब आके कहने लगे नहीं राम मंदिर तो हमारी अस्मिता का प्रश्न है, तो लोग समझ गए क्या इनका समझ में नहीं आ रहा है, तो वोटों के मामले हैं, इनको तो लोधी वोट एक करनी है, इनको तो बैकवर्ड वोट एक करनी है, तो लोग क्रेडिबिलिटी हो गए। ऐसे बौने समय में नरेंद्र भाई मोदी का एक क्रेडिबल फेस है, एक विश्वसनीय चेहरा है, तो लोग उन पर यकीन करते हैं। लेकिन उनसे सवाल लोग ये करेंगे कि एंटी करप्शन मूवमेंट है, ये कम्युनल और सेकुलर की लड़ाई नहीं है। लेकिन कोशिश मोदी कैंप ये कर रहा है, कोशिश भाजपा कैंप ये कर रही है कि किसी भी तरह से ये लड़ाई राम मंदिर पर, 5 कोसी परिक्रमा पर, सेकुलर पर, ओवैसी पर, किश्तवाड़ पर आ जाए, जबकि वो गलत कर रहे हैं। आपका रिपोर्ट कार्ड अगर ठीक है, आप एमए किस में करेंगे? बीए में जिसमें ज्यादा नंबर आएंगे उसी में तो करेंगे, जिसमें आप फेल हो गए उसमें आप एमए करेंगे तो एमए में फेल हो जाएंगे। तो सांप्रदायिकता के मुद्दे पर, सेकुलरिज्म के मुद्दे पर नरेंद्र भाई मोदी ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, उनकी सरकार फेल हो चुकी है। आज तक भी गोधरा और गुजरात के जो राइट्स के बाद के सवाल हैं उनका जवाब वो दे नहीं पाते हैं, वो पानी पीने लगते हैं हवाई जहाज में। जब कोई इनसे पत्रकार पूछता है, या गुस्सा हो जाते हैं, या माइक निकाल देते हैं, कहते हैं मेरे से बात मत करो इस बारे में। तो जब आप उस पर बात नहीं करना चाहते तो आप बात करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हो? आपने अमित शाह को क्यों भेजा? क्योंकि अब जब आप आओगे, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हो, अगर मोदी पर अवसर मिला तो आप उनसे पूछोगे तो सही
कि सर बताएं राम मंदिर चुनावी मुद्दा है कि नहीं मुद्दा है। अगर वो ये कहते हैं नहीं हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, तो वो जो 20% उन्होंने घृणित सांप्रदायिकता जगाई है इस देश में, वो नाराज हो जाएंगे कि बताओ इसके लिए तो राम मंदिर मुद्दा नहीं है। और अगर उन्होंने कहा हाँ मुद्दा है, तो वो जो 25-30% जो उनके डेवलपमेंट ओरिएंटेड वोटर्स हैं जो कहते हैं कि नरेंद्र भाई को आना चाहिए, वो नाराज हो जाएंगे कि बताओ साहब हम तो डेवलपमेंट के लिए चले थे, तो मंदिर मस्जिद के चक्कर में पड़ गया। तो इसलिए वो एक संकट में फंसा। सर एक सवाल और कर लेते हैं, जो आज यूपी की हालत है जहां पर बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, लैपटॉपों का वितरण हो रहा है और तमाम राज्य वहां पर भी इस तरीके की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिस जनता को जैसे स्टूडेंट को एक लैपटॉप मिल गया, उसको बेरोजगारी भत्ता भी मिलने लग गया, तो वो वोट उस पार्टी को क्यों ना दे? देखिए ये तरीका क्या है, ये तरीका यह है कि भूखे को आप रोटी दे दें शाम की, उसे रोटी कमाने का तरीका ना सिखाएं। पहली बात तो लैपटॉप वितरण, बेरोजगारी भत्ता, ये तय किसने करा? मतदाता ने तय करा। क्या मतदाता से पूछना चाहिए था? और लैपटॉप देके क्या हो जाएगा? दरअसल अखिलेश यादव ने भयंकर निराश किया है। अखिलेश यादव कठपुतली मुख्यमंत्री हैं। जैसे मनमोहन सिंह जी के पास तो आका फिर भी एक ही है कि आखिरी दरवाजा सोनिया जी का है कि वहां जाके पूछो और वहां जाके सजदा देता हूं। शुरू हो गया? तो अखिलेश यादव के साथ समस्या यह है कि उनको अपने मुख्यमंत्री बने रहने के लिए लगभग 5-6 दरवाजों पर सुबह सुबह शीश झुकाना पड़ता है। पापा जी से पूछना पड़ता है, चाचाओं से दोनों से पूछना पड़ता है, आजम खान से पूछना पड़ता है, राजेंद्र चौधरी आजकल साथ चलते हैं। फिर थोड़ा बहुत समय बचता होगा तो उनके एक मित्र हैं अभिषेक मिश्रा, उनसे पूछते हैं कि यार करूं क्या, ये तो मैं चाचा था हूं, मैं फंस के रह गया हूं। तो उसी चक्कर में उत्तर प्रदेश की सरकार फंस के रह गई है। 32 दंगे हो गए हैं, लोग मरे जा रहे हैं, गुंडई चल रही है। अगर गाजियाबाद जिले में 40 थाने हैं तो मैं आंख बंद करके कह सकता हूं कि 30 में आदरणीय यादव जी बैठे हुए हैं। मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं कि यादव जी बैठे, गुप्ता जी बैठे, पर वो किस लिए बैठे हुए हैं? डेपुटेशन पर ले आए गए हैं आईएएस और आईपीएस दूसरे प्रदेशों से, यादव आईपीएस आईएएस, कि हमें दे दीजिए। तो सरकार जो है वो एक धर्म और एक जाति, इन दो के अपीजमेंट में चल रही है। उनको यह है कि 14 के चुनाव में यादव और मुसलमान वोट दे दें और हम दोबारा उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बनने का मेरे पिताजी सपना देख लें, मेरा सपना तो पूरा हो गया। तो इस तरह सरकार नहीं चलनी चाहिए। चलिए आखिर में डॉक्टर कुमार विश्वास जी, जो आज की देश की परिस्थितियां और जो स्थितियां हैं, जो भी आजकल भ्रष्टाचार से देश घिरा हुआ है, तमाम जो कि विदेश नीति पर भी हमारे देश पर तमाम सवाल उठते रहे, इस पर आप अगर 4 लाइन हमारे दर्शकों के लिए मैं वो तो बताया था, लेकिन आपके चैनल के सामने अभी भी जो मुझे सूचना मिली है, मैंने कहीं से मंगाई थी, पानी और बिजली के बिल दिल्ली में राजनाथ सिंह के पास 5,54,618 बकाया है उनके घर के सरकारी घर पर। जगदीश टाइटलर के घर पर 10,90,000 रुपए आज तक बकाया है। सुखराम के पास जो कांग्रेस के मंत्री थे 1,86,000 रुपए बकाया है। अभी आप पूछ रहे थे कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। जिस आदमी का 750 रुपए का बिल था उसकी तो बिजली उखाड़ के ले गए आप, मोमबत्ती जला बेटा तू। क्योंकि शीला दीक्षित ने अंबानी से दलाली ले रखी है, टाटा से दलाली ले रखी है, लेकिन इनके पास अगर शीला दीक्षित एक प्लास लेके पहुंच जाए तो मैं कल कांग्रेस ज्वाइन कर लूंगा। औकात अगर सरकार की है, दिल्ली सरकार की, तो इनके बिजली का कनेक्शन काट के दिखाएं। ये बात साबित करती है मिलीजुली सरकार, मिलीजुली सरकार है और 2 सेट ऑफ लॉ है। जीजा जी के लिए अलग है, हमारे लिए अलग है, गडकरी के लिए अलग है, हमारे लिए अलग है। ये नहीं होना चाहिए इस देश में। प्रियंका गांधी के पति जो लूट में सामान्य है वो तो सीधे निकल जाएंगे एयरपोर्ट से और एक फोटोग्राफर का गैंगरेप हो जाएगा। 17 साल की एक, आप मुझे बताइए, आपके चैनल पे मैं दर्शकों से पूछता हूं, किसी गांव ज्वार में, किसी कस्बे में 17 साल की एक माइनर बच्ची किसी पर आरोप लगाती और कहती साक्ष्यों के साथ कि मेरे साथ 2 दिन तक इस आदमी ने रेप करा है, आज तक वो गिरफ्तार हो जाता कि नहीं हो जाता? 4 दिन हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सोनकर साहब, उमा भारती जी कह रही हैं नहीं तो ये तो बापू को बदनाम। अरे मैं मान सकता हूं बापू को तो बहुत अच्छा है, बापू को तो आना चाहिए, बापू की इज्जत बचाओ, बापू बाहर निकले, जांच कराएं, क्या मुझे बदनाम किया जा रहा है? क्यों ना दोनों का लैब डिटेक्टिव टेस्ट करा लिया जाए? डेफिनेटली कराया जाए बापू को, लेकिन बापू आए तो सही। बापू आते ही नहीं, बापू गायब हो गए, एकांतवास में चले गए, साधना चले गए, और पता नहीं साधना लड़की का नाम है कि साधना करने गए, क्या मामला है बापू का? तो ये तो बहुत बेवकूफी की बात है। इससे तो आप हिंदुओं के संतों, पहली बात तो संत नहीं है, वो कथावाचक है। कथावाचक अलग होता है, संत अलग होता है। तुलसी ने साफ साफ कहा कि मैं कथावाचक हूं, मैं संत नहीं हूं, फिर भी तुलसी संत थे। तो ये तो कथावाचक हो गए भी कथावाचक नहीं है, कथा भी ठीक से नहीं आती इन लोगों को। इन्हें हिंदुत्व के नाम पर अगर मां भारती बचाने की कोशिश कर रही है और ये सोच रही है कि इससे हिंदुओं की वोट मिल जाएंगी, तो वो भूल गई हैं 92 के उनके कैसेट और रितंबरा के कैसेट का ज्वार अलग था। उस समय लोगों का मानसिक स्तर अलग था, उस समय पॉलिटिकल ग्रेजुएशन लोगों का कम था। अब लोग बहुत रोटी खाते हैं, लोगों को पता है कि तुमने नारा लगाया था और उसका हाल यह हुआ कि रामलला है टाट में और तुम सारे हो ठाट में। तो लोगों को समझ में आ गया है। चलिए सर, अब आखिर में हमारे दर्शकों को 4 लाइन आप। मैं सारे युवाओं को जो आपको देख रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले, हमको बेकार समझते हैं सियासतदां, मगर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर कुमार विश्वास, जो कि बखूबी हमारे सवालों के जवाब भी देते थे। साथ ही साथ उन्होंने क्लियर किया जो आने वाले आगामी चुनावों की रणनीतियां हैं उसमें नजारे भी उनके साथ दिखेंगे। अब देखना यह होगा कि जो आने वाले जो एनसीआर के जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव हैं उसमें कितना आम आदमी पार्टी अपना गुड वर्क दिखा पाती है। कैमरा पर्सन बाकी बिहारी के साथ मैं निखिल भारद्वाज, गाजियाबाद।